गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का नागरिक करने जा रहे हैं। पार्ट 2, सामाजिक भेदभाव। आप पिछले अध्याय में आप पढ़े थे कि भारत विविधताओं का देश है, मतलब भिन्नता का देश है। भारत में अलग अलग धर्म के, जाति के लोग रहते हैं। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे उनका खान पान, रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज सब अलग है। लेकिन हम अगर इसके आधार पर लोगों एवं समुदायों के बीच श्रेष्ठ एवं निम्न होने का अंतर करने लगे तो यह भेदभाव है। बच्चों, हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव सामाजिक असंतोष उत्पन्न करता है और इस अध्याय में हम लोग यही सामाजिक भेदभाव के विषय में जानेंगे। और सामाजिक भेदभाव कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है लैंगिक भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव और शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव। तो हम लोग जानेंगे कि सामाजिक भेदभाव एवं पूर्वाग्रह क्या है। बच्चों, पूर्वाग्रह मतलब होता है कि किसी के विषय में, जैसे हम लोग अगर किसी को नहीं जान रहे, उसके विषय में सुने तो एक अपने दिमाग से उसके विषय में गलत धारणा बना लेते हैं। भले ही वह व्यक्ति उस तरीके का सोच ना रखता हो, लेकिन हम लोग घर बैठे बैठे उसके विषय में अलग तरीके का एक धारणा बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको। बच्चों, जब कभी आप अपने से अलग किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा। जैसे आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलो, अगर वो आपके हम उम्र का ना हो, आपके जैसा व्यवहारिक ना हो, आपसे सीधा बातचीत ना करता हो, तो आपको उस माहौल में बड़ा अटपटा लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो कुछ लोग वैसे लोगों को चिढ़ाते या मजाक उड़ाते हैं, जो कि एकदम गलत होता है। सामान्यतः मतलब ऐसे लोग नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग खुद को अपने ही जैसे लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपके हम उम्र के बच्चे मिले और या आपके जैसा व्यवहार वाले बच्चे मिले तो आप वहाँ बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपको वहाँ अपने घर जैसा माहौल मिलेगा। और उदाहरण के लिए अगर आप कोई नए स्कूल में जाते हो तो वहाँ आपको 2-4 दिन सब कुछ अटपटा लगेगा। आप वहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करोगे। आप ना तो खुल के बोल पाओगे, ना खुद खेल पाओगे, ना खुल के पढ़ पाओगे। तो धीरे धीरे तालमेल बैठाने, बच्चों इसी को बोलते हैं सामाजिक भेदभाव, मतलब समाज से अपने आप को एकदम अलग करना। बच्चों, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पाए जाते हैं। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। आप इसमें अपना राय भरिएगा, आपको जो उत्तर सही लगता हो और उसके आगे आप सही का निशान लगा दीजिएगा, और जो उत्तर आपको गलत लगता हो उसके आगे आप गलत का निशान लगा दीजिएगा। ये पूर्वाग्रह है, मतलब हम लोग लोगों के विषय में, जैसे यहाँ हम दो तुलना कर रहे हैं, शहर और गांव के लोगों के, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और लेकिन ये पूर्वाग्रह लोग धारणा बनाए हुए हैं। तो आप इसको देखिएगा, जैसे अभी हम ग्रामीण लोगों के विषय में चर्चा करेंगे। गांव के लोगों में पिछड़ापन होता है, तो क्या ये सही है या गलत? इसमें आपको जो लगे वो आप भरिएगा। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं होते हैं। ग्रामीण अंधविश्वासी एवं अज्ञानी होते हैं। कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं करते। ग्रामीण अपनी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। फसल की बुआई एवं कटाई के समय ग्रामीण को आराम करने का मौका नहीं मिलता है। अब हम लोग बच्चों शहर के लोगों में आएंगे। शहरी जीवन में, शहरी जीवन बड़ा आरामदायक होता है। शहरों में लोग आलसी होते हैं। शहरी लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वे भरोसे के योग्य नहीं होते। शहरों में रहना बहुत महंगा होता है। इसमें जो आपको सही लगे वो आप अपने हिसाब से भरिएगा।
तो ये लोगों के बीच का मतलब शहर और गांव के लोगों का ये पूर्वाग्रह है। खैर जैसा लिखा गया है शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन लोग इसको धारणा बनाए हुए हैं। इन कथनों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कथन ग्रामीणों को अंधविश्वासी एवं अज्ञानी तथा शहरी को आलसी एवं आरामदायक बताते हैं। क्या ऐसा कथन हमेशा सही होते हैं? कुछ लोगों के साथ इस प्रकार के कथन सही हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ नहीं। अतः हम प्रायः किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं जो हमेशा सही नहीं होता। इसे ही पूर्वाग्रह कहा जाता है। बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन होगा, जैसे हम आपको शुरू में ही बताए थे कि पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है। आप लोग इसको लिखिएगा ये क्वेश्चन, पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति या समुदाय के बारे में नकारात्मक राय बना लेना हमेशा सही नहीं होता, इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। लोगों को आलसी, कंजूस, चालाक मानना पूर्वाग्रह है। बच्चों हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, वहां परिवेश मतलब बच्चों वातावरण, वहां की भाषा, खान पान आदि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जिस कारण अपने से भिन्न परिवेश में रहने वाले लोगों की भाषा, खान पान आदि का सम्मान नहीं कर पाते। यह पूर्वाग्रह का कारण हो सकता है। जैसे अगर आप अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ समझ लिए तो अन्य भाषा लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही राय, धर्म, क्षेत्र व रंग रूप के संबंध में होता है। कभी कभी पूर्वाग्रह इतना दृढ़ हो जाता है, दृढ़ मतलब मजबूत, कि हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना प्रारंभ कर देते हैं एवं उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करने का प्रयास करने लगते हैं। इस प्रकार का बर्ताव जो है भेदभाव कहलाता है। यह भी एक क्वेश्चन होगा कि भेदभाव क्या है। जैसे आपको हम बताए थे कि भेदभाव कई आधार पर होते हैं। तो कुछ लोगों सार्वजनिक कुओं से पानी भरने की मनाही होती है, यह एक भेदभाव का उदाहरण है। इस प्रकार के कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, उसको आप लोग 2-3 उदाहरण खोज के लिखिएगा। अब आते हैं बच्चों रूढ़िवादी धारणा। रूढ़िवादी क्या है? जब हम किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि या धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन होगा कि रूढ़िवादी धारणा क्या है? तो इसका आंसर यही होगा कि हम जब किसी व्यक्ति या समुदाय की एक निश्चित छवि मतलब मान लेते हैं कि यही है, तो धारणा जो बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कमजोर, मजबूत, अपराधी या धोखेबाज कहते हैं। यह रूढ़िवादी धारणा का उदाहरण है। हर मनुष्य चाहे उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र, लिंग आदि कुछ भी हो, उसके पास कुछ विशिष्ट गुण होता है। मतलब बच्चों आप लोग में ही भले ही देखिए क्लास में सारे बच्चे एक समान होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं, या फिर वे गाना गाने में, नाचने में बहुत अच्छे होते होंगे या दौड़ने में बहुत अच्छे होते हैं। तो हर व्यक्ति या हर बच्चे के पास उसका एक अपना विशिष्ट गुण होता है। रूढ़िवादी धारणा हमें इन गुणों को देखने से रोकता है। उदाहरण के लिए ऐसा कहना कि किसी खास जाति के लोग अपराधी होते हैं गलत और रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि अपराधी तो हर जाति में हो सकता है। अब आते हम लोग पूर्वाग्रह की तरह। रूढ़िवादी धारणा भी समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण हो सकती है। यह भेदभाव स्त्री पुरुष के बीच या विभिन्न लोगों के बीच हो सकता है। भेदभाव का एक और कारण लोगों के जीवन स्तर है। समाज में लोग अमीर और गरीब हो सकते हैं। किसी के गरीब होने पर के कारण उसके साथ स्कूलों, दफ्तरों और अन्य जगहों पर इस तरह के बर्ताव हो सकते हैं जिससे वह असहज महसूस करता हो, सही नहीं महसूस।
बच्चों यहाँ फिर दिया हुआ है कि लड़का एवं लड़की के बीच अंतर, क्या अंतर होगा। और यहाँ 2 बॉक्स भी बनाया गया है, आप इसको अपने हिसाब से भरिएगा कि क्या ये गुण पाए जाते हैं लड़के या लड़कियों में। हमारे समाज ने लड़के एवं लड़कियों के बीच अस्पष्ट सामाजिक अंतर बना रखा है। आज भी उनके साथ कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हम सब इसी भेदभाव से परिचित हैं। यहाँ लड़का एवं लड़की के गुणों या व्यवहार के संबंध में नीचे दिया गया है, आप इसको भरें और हो सके तो आप इस पे चर्चा भी करें। जैसे बताया गया है कि वे मजबूत या कठोर होते हैं, तो अक्सर ये बता सकते हैं किसके विषय में कहा गया है? ये लड़कों के विषय में कहा गया है। क्योंकि अगर आप लोग ही बताइएगा, अगर कोई भी लड़के घर में रोते हैं तो ये अक्सर ये उदाहरण देखने को मिलता है, अरे क्या लड़की है जो रो रहा है। तो बच्चा रोना तो सबको आ सकता है ना, लेकिन ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। तो ये किसके लिए होगा, आप लोग जान ही गए होंगे कि लड़कों के लिए होता है। वे कोमल होते हैं, इन्हें रोना इन्हें शोभा नहीं देता। इन्हें घर के काम में अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। गुड़िया इनके खेल के लिए बना है। लंबा बाल रखना इन्हें अच्छा नहीं लगता। वे शरारती होते हैं। वे खाना पकाना अच्छी तरह से जानते हैं। वे नृत्य करना पसंद करते हैं। तो आप लोग इसमें छांटिएगा कौन सा लड़के के लिए है और कौन सा लड़कियों के लिए है। यह कथन बच्चों उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है, इस पर गौर कीजिएगा। जैसे अभी हम आपको पहले ही इसके विषय में बता दिए थे। अपनी जिज्ञासा के लिए समाज के विभिन्न लोगों से पूछिए। अधिकांश सभी लोगों का यह मानना है कि यह बात लड़कों के ऊपर ही लगता है। लड़का एवं लड़की दोनों को रोने का मन कर सकता है। जब वे दुख या भय का अनुभव करते हैं तो यह अनुभव करते हैं कि घर में जब कोई लड़का गिरकर रोने लगता है तब मम्मी पापा उसे बोलते हैं कि अरे चुप हो जा, लड़के रोते नहीं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं तब वो मतलब सीख जाते हैं कि हाँ, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़का का रोना कमजोरी का निशानी है, ऐसा कुछ भी। पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा के कारण हम लड़कों एवं लड़कियों से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं। जैसे उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए। इन मान्यताओं को हम बिना सोचे मान लेते हैं, जो उनके साथ भेदभाव का कारण हो सकता है। अगर हम किसी को उस काम को करने से रोकते हैं जिसे वह कर सकता है तो उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर आंकने के कारण सैन्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं में पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता। अब आते हैं बच्चों हम लोग जातीय भेदभाव में। आप अपने आसपास अनेक लोगों को कार्य करते देखा होगा। उदाहरण के लिए जैसे खेती का कार्य, मछली पकड़ना, पढ़ाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तु बनाना, कपड़ा सिलना, ये सभी कार्य लोगों के आजीविका के साधन हैं। बच्चों आजीविका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? आजीविका मतलब होता है बच्चों जिस माध्यम से मतलब लोग अपना काम करके पैसे कमाते हैं और अपना खर्च चलाते हैं, उसे आजीविका कहते हैं। समाज के लोगों को इन कार्यों के समान महत्व नहीं समझते। जैसे कुछ कार्य जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, कचरा उठाना आदि को हम लोग कम महत्व देते हैं तथा इसे करने वाले को निम्न दर्जे से समझा जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें आज बहुत ही सकारात्मक, पहले बच्चे बहुत होता था, लेकिन आज जैसे जैसे समाज बदल रहा है, सभ्यता आ रही है, समाज विकसित हो रहा है, तो हम लोग इस पे कम ध्यान देते हैं। अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। प्राचीन काल में बच्चों जाति व्यवस्था बहुत ही दृढ़ थी। मतलब जन्म के अनुसार ही जाति का निर्धारण हो जाता था। लोग अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाने के लिए बाध्य थे। निम्न समझे जाने वाले कार्य करने वाले की सामाजिक स्थिति और भी बदतर थी। ऐसे लोगों को अछूत कहा जाता था। अछूतों को उनके सामाजिक अधिकार से भी वंचित रखा जाता था।
मतलब जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि स्कूल में भी अन्य जाति के बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकते थे और वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। मतलब ऐसा मानना था कि उच्च जाति के लोग ही मंदिर में जाते हैं। तो ऐसा बच्चों पहले बहुत हुआ और फिर उसके बाद समाज में विभिन्न जातियां रही। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, विभिन्न व्यवसाय को आजीविका के रूप में अपना सकता है। मतलब धीरे धीरे बदलाव आते गया और अब हर कार्य को समान महत्व समझा जाना। और आपको बता दें कि पहले स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता था, बल्कि समान कार्य ही करते थे लेकिन उनको अधिक वेतन मिलता था, उनको अधिक वेतन दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश बहुत बदल चुका है। अब हर कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको समान दृष्टि से भी देखा जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे बदलाव हुए हैं और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। एक हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलित नेता के रूप में भी जाना जाता है। को जाति आधारित भेदभाव का भी इनको सामना करना पड़ा था। जब वे 9 वर्ष के थे तो एक दिन उन्हें अपने पिता से मिलने कोरेगांव महाराष्ट्र का एक जगह माना जाना है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि कोरेगांव कैसा जाना जाता है, कैसे जाया जाता है। अतः वे एक स्टेशन पर अपने पिता या नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई लेने नहीं आया। वहां पर का स्टेशन मास्टर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन जब उसने भीमराव अंबेडकर का जाति का पता चला तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। घृणा मतलब बच्चों नफरत का। वहां पर मौजूद अन्य लोगों को भी अंबेडकर की जाति का पता चल चुका था। कोई भी व्यक्ति उनकी मदद को तैयार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में उन्हें बड़ा असहज महसूस हुआ। सोचिए बच्चों, अभी आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा। अब आते बच्चों, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे समानता के लिए आंदोलन। समानता मतलब ये सब समान भाव कैसे आया, इसमें हम लोगों का कुछ आंदोलनकारी जो थे वे बहुत ही मदद किए थे, खुल के समाज के सामने आए थे। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी लोग समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। आजादी की लड़ाई में लोग ब्रिटिश शासन से मुक्त एवं समाज में व्याप्त असमानता को खत्म करने के लिए आंदोलन थे। जैसे दलितों, औरतों, जनजाति समाज और किसानों ने अपने जीवन में उन सभी क्षेत्रों में गैर बराबरी का जमकर विरोध किया, उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर काफी संघर्ष किया। महिलाओं ने अपने लिए पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकार भी मांग की। किसानों और जनजातियों ने जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ये जमींदार उनका कई तरह से शोषण करते थे। उनके इस संघर्ष को हमारे विभिन्न समाज सुधारकों, बच्चों कुछ समाज सुधारक है जो समाज को सुधारे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रामाबाई, ज्योतिराव फूले। बच्चों भारत 1947 में आजाद हुआ तो हमारे समाज नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी समाज में होने वाले भेदभाव एवं इसके खिलाफ लोगों द्वारा किए गए संघर्ष से परिचित थे। अतः हमारे संविधान में समाज में समानता लाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए भी अनेक प्रावधान किए गए। जैसे भारत का हर कानून की नजर में समान है। हर नागरिक जो है सबके लिए सब समान कानून है, चाहे वो कोई भी जाति या कोई भी धर्म या लिंग का हो। और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य की नजर में सारे धर्म समान हैं। यहाँ लोगों की अपनी पसंद के धर्म मानने की आजादी मिली। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है, मतलब